वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कामास ने सिगरेट को एक्स्ट्रा में डालकर दूर जलाते हुए सोफे से उठकर चलते हुए कांची के करीब आकर खड़े होते हुए साइकिल की तरफ पूछा, दर्द हो रहा है? और मुझे जो दर्द हो रहा है उसका क्या स्वीट हार्ट। कांची ने सवाल नजर अपने सामने खड़े कामयास को देखते हुए कहा, आपको क्या हुआ है? कामयास ने कांची के बिल्कुल करीब बैठते हुए ताकि कांची के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए खिचखिचाते हुए कहा, मुझे दर्द देकर पूछे मुझे क्या हुआ स्वीट हार्ट? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, कितनी बार वार्निंग दी, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं। मैंने कहा था मुझे ओपन करने की कोशिश मत करना वरना मैं बहुत बुरा पैसा आऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बातें और मेरी धमकियां हमेशा ही खोखली लगी, इसलिए मैं तुम्हें समझा लूंगा नहीं और ना ही तुम्हें वार्निंग दूंगा। अब मैं तुम्हें सजा दूंगा और ऐसे सजा दूंगा आज के बाद तुम कभी किसी के करीब गलती से भी गई तो तुम्हारी रूह कांपेगी। कांचू को कागज की बातों से डर लग रहा था। उसे आज कामया साहिबा की साइकिल रख रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे, आंखें नशीली हुई थी जैसे उसने कितना नशा किया। कांची ने हिम्मत करते हुए कामया से पूछा, मैंने कौन सी गलती की है? गलती तो आपने की है ना। आप इतने लेट है, गुस्सा होना या नाराज होना तो मेरा हक था ना, सजा देने का हक तो मेरा था ना, तो आप मुझे सजा क्यों दे रहे? कामया ने गुस्से से कहा, क्या हुआ अगर मैं थोड़ा लेट हुआ? लेट हो गया, मर तो नहीं गया था हमने, मर तो नहीं गई थी ना। मैं कुछ मिनट लेट हुआ तो तुम किसी की बाहों में चली गई। अगर मैं किसी दिन घर लेट आया तो तुम तो किसी के बिस्तर पर भी चली जाओगी ना। मर नहीं गया था, मैंने वादा किया था तुमसे चाहे कुछ भी हो तुम्हें बचाने जरूर आता। तुम्हारे लिए मैंने इस तूफानी बारिश में 1 घंटे के सफर को आधे घंटे में दे दिया और तुम चाहती हो मैं तुम्हें सजा देने का हक दूं। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि जान के कभी किसी एक मर्द को अपने करीब मत आने देना, फिर भी तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आई। लेकिन आज के बाद तुम्हें मेरी हर बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। कागज के लफ्जों ने कांची को तोड़ दिया था। अभी धीरे धीरे से ही उसके भी सब कुछ ठीक हो रहा था। वे कागज को समझना चाहती थी, शायद प्यार की भूखी थी इसलिए प्यार को तलाश करना चाहती थी, लेकिन प्यार शुरू होने से पहले कागज ने उसे खत्म कर दिया था। एक मर्द के लिए ये कहना कितना आसान होता है कि एक औरत जाकर किसी भी मर्द के साथ सो सकती है, लेकिन वह मर्द भूल जाता है कि जब एक औरत अपने प्यार से प्यार करने लगती है तो उसे अपने प्यार के सिवा कोई मर्द नहीं देता। कांची कामयास को बेयकीनी और नफरत से देखने लगी। कामयास ने सिगरेट जलाई और कांची को देखते हुए कहा, तुम इन्हीं बाहों से मरण के गले लगी थी ना। इतना कहकर कामयास ने जल्दी सिगरेट को कांची के शोल्डर पर रख दिया। कांची की दर्दनाक चीख निकल गई, उसकी चीख बाहर जाती उससे पहले कामयास ने उसके मुंह पर हाथ रखकर सिगरेट को उसके शोल्डर पर मसलने लगा। कांची दर्द और जलन से अपने पैरों को बेड पर रगड़ रही थी। दर्द की शिद्दत इतनी बढ़ गई थी उसकी आंखें लाल हो गई थी, उसकी आंखों से आंसू खून की तरह बह रहे थे। उसकी चीख उसके गले में घुट रही थी। आसमान दूसरी सिगरेट को जलाकर कांची के दूसरे शोल्डर पर रखकर मसलने लगा। कांची अपने हाथ पैर को बेड पर पटकने लगी। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द जलन हो रही। कामयास ने कांची के चेहरे को देखते हुए कहा, दर्द हो रहा है ना? मुझे भी दर्द हो रहा था जब तुमने मेरी जगह किसी और को गले लगाया था। कांची का दूध जैसा शोल्डर सिगरेट के जलाने से लाल और नीला पड़ चुका था, छाले पड़ गए, स्किन जल गई थी। कामयास ने कांची को एक नजर देखते हुए कहा, तुम मेरा जुनून हो, मेरी सनक बन चुकी हो। मैं तुम्हें अपने जुनून और सनक को अपने सिवा किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे से इस बात का ध्यान रखना। ये तो सिर्फ नाम की सजाती मैं सभी बुरा कर सकता हूँ। काफी देर बर्दाश्त करते हुए बेहोशी की हालत में जाने लगी थी। उसका हमसफर इतना बेरहम था, उसने कभी सोचा नहीं था। उसने अब तक कामयाब से गुस्से को नफरत को देखा, लेकिन आज उसने कामयाब की सनक देखी थी। प्यार और इसके ये दोनों ही एहसास अब अपनी हदें पार करते हैं तो सनक बन जाती है। सनक एक ऐसा एहसास होता है जो अपने लाइफ पार्टनर को प्यार सुकून मोहब्बत और इसकी ये सभी चीजें देता है, लेकिन उसके साथ कहीं ज्यादा गुना दर्द भी देता है। वही हुआ कामयाब और कांची के साथ। गुजरते वक्त के साथ कांची कामयाब के सनक बन चुकी थी। कामयाब कांची को किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था और ना ही उसे दर्द में देख सकता था, लेकिन अपनी सनक में इतना अंधा हो चुका था। एक युवती कांची को दर्द की खाई में धक्का देने लगा था। वे अपनी सनक में भूल चुका था कि हम जैसे दर्द देते हैं वे हमारे करीब नहीं आते, वे हमसे दूर चले जाते हैं। वे कांची को पाना चाहता था, लेकिन अपनी सनक में उसे ऐसा नहीं हो रहा था। वे अपने हाथों से कांची को खुद से दूर कर रहा था। आज उसकी इस हरकत को कांची के दिल में पनप रही उसके लिए एहसास को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। कांची बेहोश हो चुकी थी। कामयास ने एक नजर कांची को देखा तो कांची के चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका शोल्डर बिल्कुल रेड हो चुका था। उसके शोल्डर से छाले उड़ जाने से उसका शोल्डर देखने में बहुत ही दर्दनाक लग रहा था। उसके होल्डर पर ऑइंटमेंट लगा था, गालों पर अभी भी उस आदमी के उंगलियों के निशान थे। ये सब देखकर कामयास ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। एक तरफ कांची को दर्द में देखकर उसे बहुत तकलीफ और बेचैनी भी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ कांची का किसी और को गले लगाना उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन वे कांची को अपने सिवा किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कामयास सिगरेट को फेंकते हुए कांची के पास बैठ गया। उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, जान उठवाना सॉरी, मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें सजा देने पर मजबूर किया। तुम जानती हो जाना मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर ऐसा क्यों करती हो? कायनात को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं था। शायद कांची के लिए उसकी सनक कितनी बढ़ गई थी कि उसे अपनी गलती का एहसास होने ही नहीं दे रही थी। कामयास ने कांची को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उसने जब कांची को अपने सीने से लगाया तो उसे सुकून मिलने लगा। उसका गुस्सा पल भर में गायब हो गया। आखिर वही तो थी उसके हर दर्द की दवा कुछ महीनों में वह छोटी सी दिखने वाली परी उसका सुकून बन चुकी थी, उसकी जीने की वजह बन चुकी थी, उसकी बेरहम जिंदगी में रंग बन चुकी थी, लेकिन वह ये भूल गया था
कि अपनी जिंदगी हर रंगों को अपने हाथों को बेरहम कर रहा है। काव्यांश ने कांची को बेड पर लेटाया और उसके हाथों को देखते हुए कहा, सॉरी जानम, तुम्हें दर्द हुआ ना, लेकिन अब तुम किसी के करीब नहीं जाओगी। काव्यांश ने कांची के चेहरे पर आए हुए बालों को प्यार से पीछे किया। बेड साइड के ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसमें से ऑइंटमेंट निकालकर कांची के जले हुए शोल्डर पर धीरे धीरे लगाने लगा। फिर कांची को ऑइंटमेंट लगा ही रहा था कि उसका फोन बार बार हैंग करने लगा। उसने फोन को देखा तो उस पर अरुण फरेश हो रहा था। काव्यांश ने अरुण का फोन नहीं उठा रहा था। इस वक्त वे अपने और कांची के बीच किसी तीसरे को नहीं आने देना चाहता था। वे कुछ वक्त अपनी जान के साथ वक्त बिताना चाहता था, लेकिन अरुण हर बार की तरह आज भी उसकी क्वालिटी टाइम में उन्हें डिस्टर्ब कर दिया था। काव्यांश ने गुस्से से फोन उठा कहा, क्या प्रॉब्लम हो गई है? कौन मर गया है जो तुम फोन पर फोन लगाए जा रहे हो? मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ ना कि मेरा इस वक्त तुमसे बात करने का मूड नहीं है। अब चुप क्यों हो? बोलो, हमने फोन क्यों किया इतनी रात को? उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि काव्यांश चौकट हो गया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने गुस्से से कहा, वो रबी, ये सब कैसे हुआ? और तुम मुझे भी बता रहे हो तुम्हारा दिमाग खराब है? अरुण, लगता है तुम्हें अपनी जान पा रही नहीं है, इसलिए आजकल इतने निकम्मे हो गए हो। अभी के भी मेरी टिकट बुक कराओ। इतना किया काव्यांश ने फोन को काटकर सोफे पर फेंक दिया। उसने एक नजर कांची को देखा, फिर उसके ऊपर झुककर उसके फोरहेड पर अपने लब रख कांची के पास से उठकर बाथरूम में चला गया। अपार्टमेंट। निधि ने जब सामने देखा तो सूर्य के हाथों से तेजी से बह रहा था। ड्रेसिंग मिरर टूटकर जमीन पर बिखरा हुआ था। निधि ने लौटकर सूर्य के पास जाकर सूर्य के हाथ को कसकर हम पकड़ कहते हुए पूछा, ये क्या कहा तुमने? सूर्य अपने हाथ को पीछे करते हुए अपने दूसरे हाथ से निधि के बालों को पकड़कर निधि को बिल्कुल अपने करीब और निधि के चेहरे को ऊपर करते हुए कहा, ऐसा ही चाहती थी ना तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हें रोकने के लिए यही सब करूं। एक जुनूनी इंसान बन जाओ, यही करता है ना एक जुनूनी इंसान। अपने प्यार को पाने के लिए खुद को चोट पहुंचाता है। यही अपने प्यार को लो, मैंने ये सब कर दिया तुम्हें पाने के लिए, क्या अभी भी तुम मुझे रिजेक्ट करोगे? निधि हैरान हो गई। वे सच में अपने सामने खड़े इंसान को अब तक बिल्कुल भी नहीं समझ पाई थी। उसके सामने खड़ा इंसान कुछ पलों में छोटा सा बच्चा बन जाता था, कुछ पलों में एंग्री डेविल बन जाता था। उसने तो कुछ ऐसा भी नहीं कहा था कि वे अपने हाथों से कांच को तोड़े। तो सूर्य ने ऐसा क्यों किया? निधि ने सूर्य की आंखों में देखते हुए कहा, यू हर्टेड मी। सूर्य, दूर हटो मुझसे। सूर्य अपने खून से सने हाथों से निधि के हाथों को पकड़कर अपने दिल के पास रखते हुए कहा, जो मुझे तकलीफ हो रही है उसका क्या मैं नहीं जानता। तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो, लेकिन तुम पहली लड़की थी जिसने मुझे पहला थप्पड़ मारा था, जिसने सूर्य माथुर के सामने बिना डरे उसे गलत ठहराया था। तुम पहली लड़की थी जिसके दर्द को देखकर मुझे तकलीफ महसूस हुई है। तुम पहली लड़की थी जिसके आंसू मुझे बेचैन कर रहे थे। मैं नहीं जानता ये सब क्यों हो रहा था, और मैं जानना भी नहीं चाहता। पहले लोग मुझे पुलो बॉय कहते थे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज जब तुमने मुझे पुलो बॉय कहा तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे गाली दी हो। पहले ये पुलो बॉय का टैग मुझे अपनी तारीफ लगती थी, तुम्हारा मुझे रिजेक्ट करना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम जो सारी क्वालिटी अपने लाइफ पार्टनर में चाहती हो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, और मैं किसी के साथ बदलना भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। पहली बार मुझे किसी के हाथों की कॉफी पसंद आई है। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रुक जाओ। मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का प्रपोज इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारे नाम के पीछे अपना नाम लगा सकूं, ताकि पूरी दुनिया और अपार्टमेंट के लोग तुम पर उंगली ना उठा सके। मैं पूरी दुनिया के सामने ये बताना चाहता हूँ कि तुम कोई एक साठ गर्ल नहीं हो, मेरी वाइफ हो। मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर जाकर काम करो। मेरा मानना नहीं है कि लड़के काम नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से वार करते नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें वे प्यार और इज्जत देना चाहता हूँ जो तुम हमेशा डिजर्व करते थे। मैं मिस्टर साहनी को तुम्हारे लिए तड़पते देखना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम मुझे तुम्हारी क्यों फिक्र होती है, लेकिन हाँ, मैं आज ही एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। मैं जब तुम्हें देखता नहीं हो तो अंदर एक डर रहता है, कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है, कहीं तुम उदास तो नहीं है। इसलिए कभी खुद आता था तो अपने शेरन को भेज देता था। मेरा तुम्हें हट करने का कोई इरादा नहीं था। मिस साहनी नीति बिना पल के झटकाए सूर्य की बातें सुन रही थी। सूर्य की बातें उसकी वो आंखें उसे खामोश कर दिए थे। एक भी लड़का उसकी इतनी फिक्र करता था तो वे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। निधि ने सूर्य को देखते हुए अपने पंजे पर खड़े होकर उसके सीने से लग गई। निधि इस तरह से हक करने से सूर्य को अपनी बॉडी में करंट सा महसूस हुआ। सूर्य एक झटके से निधि से दूर हो गया। सूर्य के साथ दूर होने से निधि हैरानी से सूर्य को देखने लगी, लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने समझ अपनी नजर झुका ली। सूर्य ने जब निधि को अपनी तरफ अपनी नजर झुकाए देखा तो मुस्कुराते होगा, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मुझे इतने सॉफ्ट हक की आदत नहीं है, तो तुम्हारी इस तरह हक करने से मुझे अजीब सा फील हुआ, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया। निधि ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर सूर्य को देखते हुए कहा, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, गलती मेरी है। क्या मैं तुम्हारी बैंडेज कर दूं? तुम्हारा बहुत ख्याल बह रहा है। सूर्य ने अपने हाथों को देखते हुए कहा। एक शर्त पर निधि सवाल है। जैसे सूर्य को देखने लगी तो सूर्य ने कहा, तुम यहाँ रुकती हो और मुझसे शादी करने के लिए तैयार होती हो तभी मैं तुम्हारे हाथों से बैंडेज करवाऊंगा, वरना ये हाथ इसी तरह रहेंगे। निधि ने हैरानी से सूर्य को देखते हुए कहा, ये कैसी जीत है, हम एक दूसरे को जानते तक नहीं है, तो मैं तुमसे शादी कैसे कर लूँ? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है।
तुम अपने डेट से बिना पूछे तुमसे शादी कैसे कर लो? सूर्य हंसने लगा। सूर्य को उस तरह हंसते देख निधि सूर्य को अजीब नजरों से देखने लगी। निधि ने सूर्य से पूछा, तुम इस तरह क्यों हंस रहे हो? मैंने कोई जोक थोड़ी सुना है तुम्हें। सूर्य ने निधि को देखते हुए कहा, माय लिटिल गर्ल, तुम वाकई वो तो बेवकूफ हो, लगता है तुम्हें अपने डेट के शब्द याद नहीं है। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ तुम्हारे सौ को। डेड ने तुमसे कहा था कि तुम उसके लिए मर चुके हो, और मरे हुए लोग चाहे कोई भी भैंसा रहे, जिंदा लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य ने किया कि शब्दों को सुनकर निधि को बेहद तकलीफ हुई। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। सूर्य से ही तो कह रहा था, उसका अपना कोई नहीं था, वे अपना फैसला खुद ले सकती है। निधि ने कोल्ड टोन में सूर्य से कहा, मुझे सब यादें कुछ नहीं भूली हूँ मैं। ठीक है, तुम चाहते हो ना मैं तुमसे शादी करूँ, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। निधि के मुंह से शर्तें सुन सूर्य की भौहें तन गई। उसकी लिटिल गर्ल उसके सामने शर्तें रख रही थी, जो कि इस कंडीशन में भी थी भी नहीं। सूर्य ने बेड पर बैठते हुए अपने पैरों को क्रॉस कर अपनी एटीट्यूड टोन में निधि से कहा, मैं किसी की शर्तें नहीं सुनता, लेकिन तुम्हारी सुनना चाहता हूँ। तो माय लिटिल गर्ल अपनी शर्त बताओ। तो निधि ने मुंह बनाते हुए सूर्य को देखते हुए कहा, पहली शर्त, हमारी शादी के बाद तुम 9 बजे से पहले अब इस अपार्टमेंट में आओगे, वरना मैं तुम्हें इस अपार्टमेंट के अंदर नहीं आने दूंगी। और मेरी दूसरी शर्त, तुम शादी में मेरे सिवा किसी दूसरे लड़के के जाने के बारे में भी नहीं सोचोगे भी नहीं, देखना तो दूर की बात है। मेरी तीसरी शर्त, तुम कभी ड्रिंक करके इस अपार्टमेंट में नहीं आओगे। मेरी चौथी शर्त, तुम मुझे कोई भी काम करने को नहीं कहोगे। मेरी पांचवी और आखिरी शर्त, तुम बिना मर्जी के मेरे करीब नहीं आओगे। नीति की बातें सुन सूर्य की आंखें हैरानी से फैल गई। उसके सामने खड़ी लड़की सच में छोटा पैकेट बड़ा धमाका थी। मतलब आज तक उसने खुद के बाप ने उसे कंट्रोल नहीं किया। अब ये छोटी सी दिखने वाली लड़की उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती, लेकिन पता नहीं क्यों सूर्य को निधि का उस पर इस तरह हक जताना अच्छा लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, और कुछ ऑर्डर फॉर इमीडिएट कर। निधि फर्स्ट एड बॉक्स लेकर दो और सूर्य के पास बैठ गई और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे उसके जख्मों को साफ करने लगी। सूर्य बिना पलके झपकाए निधि को देख रहा था। निधि में ऐसा क्या था जो उसे उसकी तरफ देखने में मजबूर कर रहा था? सच में ये लड़की उसका हमेशा बन रही थी, जिसे लोग प्यार का बुखार कहते हैं। सूर्य को प्यार का बुखार चढ़ रहा था। सूर्य निधि को देख रहा था कि निधि ने सूर्य के हाथ में बैंडेज करके कहा, मुझे घूरना बंद करो और बताओ ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? सूर्य ने निधि को देखते हुए कहा, अगर तुम खुद को ब्रेकफास्ट में सर्व कर दो तो मजा आ जाएगा। सूर्य की चीप बातें सुनी निधि ने सूर्य के पैर पर जोरदार किक मारी, जिससे सूर्य की आंख निकल गई। सूर्य ने अपने पैर को पकड़कर निधि को घूरते हुए कहा, तुम कितनी बेरहम हो, मैंने ऐसा भी क्या कहा जो तुम मुझे मार रही हो? निधि ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ को अपनी कमर पर रखते हुए दांत पीसते हुए कहा, आइंदा से मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश मत करना, वरना मुंह नोच लूंगी, समझे तुम? सूर्य ने निधि के सामने खड़े होकर एक झटके से कमर में हाथ डालकर निधि को बिल्कुल अपने करीब करके निधि के गाल पर लटक रही लटो को खेलते हुए कहा, अपनी बीवी से फ्लर्ट नहीं करते हैं, जानू ब्याह करते हैं। निधि भी सूर्य से कम नहीं थी, इसलिए गई अपनी अपनी बाहें सूर्य के गले में डालकर कहा, मिस्टर माथुर, अभी मैं आपकी बीवी बनी नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ ज्यादा फ्री मत हो, समझ में नहीं आया? सूर्य ने निधि की छोटी सी नाक को दबाते हुए कहा, आई लाइक इट, मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड बहुत पसंद है माय लिटिल गर्ल। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में अरेंज कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूंगा, वे भी तुमसे, जिसने मुझे पहली मुलाकात में थप्पड़ मारा था। निधि ने अपनी बाहें सूर्य के गले से निकाल कर कहा, छोड़ो मुझे। निधि को सीरियस देखकर सूर्य ने निधि को छोड़ दिया। निधि बिना कुछ कहे रूम से चली गई। सूर्य भी हैरान हुआ कि आखिर निधि को अचानक क्या हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि निधि को उसके मुंह से अरेंज मैरिज की बात अच्छी नहीं लगी। शायद वो कुछ और सुनना चाहती थी। एक हफ्ते बाद इन एक हफ्ते में कुछ बदला था, जैसे कांचो और कायनास के बीच का रिश्ता। कायनास उस दिन कांचो को उसी तरह अग्रवाल हाउस में छोड़कर वापस उदयपुर आ गया था, क्योंकि साक्षी जी और मानव जी का एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से साक्षी जी की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी। और उन्होंने यही बताने के लिए उस रात कायनास को फोन किया था। कायनास कांची को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वे कांची को साथ ले भी नहीं जा सकता था, क्योंकि कांची अभी इस कंडीशन में नहीं थी कि वे फिर से साक्षी और मानव जी को फेस कर सके। कांग्रेस ने उदयपुर आने से पहले कांची के लिए एक मेड को अरेंज कर दिया था, जो उसका 24 घंटे ख्याल रखे। संजय माथुर एक हफ्ते से हॉस्पिटल बेड पर थे, गोली लगने की वजह से और टाइम पर गोली ना निकालने की वजह से उनके पूरे हाथ में फैल चुका था। इसलिए डॉक्टर ने ये कहा था कि अगर संजय माथुर के हाथ वो काट कर नहीं निकाला गया तो गोली का जहर पूरे बॉडी में फैल सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए मजबूरन मिलन माथुर संजय जी के हाथ को काटने का फैसला किया। संजय माथुर का एक हाथ डॉक्टर ने काट दिया था, लेकिन उन्हें अभी तक होश नहीं आता। मिलन को अपने आप को इस तरह देकर तकलीफ हो रही थी, लेकिन जब भी संजय माथुर के किए गए गलत कामों के बारे में सोचता तो उसे बेड पर सोए हुए उस इंसान से नफरत होने लगती थी। क्यारा भी एक हफ्ते से राजपूत विला नहीं आई थी, जिस वजह से मिस्टर राजपूत काफी परेशान थे। उन्होंने क्यारा को ढूंढने की और क्यारा के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें क्यारा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और नहीं उन्हें क्यारा का कोई पता चला। गांची एक हफ्ते बाद यानी आज उदयपुर आ गई थी। उदयपुर आने पर उसे पता चला कि साक्षी जो मानव जी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि जानबूझकर प्राण क्या हुआ मर्डर था, और ये काम किसी और नहीं बल्कि किसी महबूबा नाम के शख्स ने करवाया था। कांची भी हैरान थी। उसे भी ये बात पता चली थी कि जो वीडियो लीक हुई थी वे भी महबूबा आईडी से लीक हुई थी, और ये एक्सीडेंट महबूबा नाम के शख्स ने ही करवाया था। कांची उस इंसान के बारे में सोच कर काफी परेशान हो रही थी। वे जानना चाहती थी आखिर वे इंसान कौन है जो उसकी मदद तो कर रहा है, लेकिन अपने काम के पीछे उसके नाम का टैग लगा रहा है। अग्रवाल विला कांची सोफे पर अमृता जी के गोद में सिर लेकर लेटी थी।
अमृता जी ने प्यार से उसके बालों को से अमृता जी प्यार से अमृता जी प्यार से उसके बालों को सहला रही थी। कांची ने आकर उन्हें सब कुछ बता दिया था, सिर्फ काव्यांश का टॉर्चर करना नहीं बताया था। उसने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वे जानती थी जब वे अपने बेटे के बारे में ये सब सुनेगी तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी, इसलिए वे उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी। आखिर 6 साल से वे उसे अपनी बेटी की तरह पाल रही थी, तो एक बेटी अपनी मामा को कैसे परेशान कर सकती है। अमृता जी ने कांची के बालों को सहलाते हुए कांची से पूछा, रसमलाई काव्यांश तुम्हारा ख्याल रखता है ना, मानव की तरह तो नहीं है ना। अमृता जी ने इतना ही पूछा था कि कांची की आंखों के सामने काव्यांश का सिगरेट से उसका हाथ जलाना याद आ गया। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, आप ये सवाल क्यों कर रही है मामा, आप भी जानती है और मैं भी जानती हूँ इस सवाल का कोई फायदा नहीं है, लेकिन हमारा बीच कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। कांची के बाद उसे अमृता जी के हाथ जो कांची के बालों को सहला रहे थे वे रुक गए। उन्होंने हैरानी से कांची से कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो रसमलाई, कोशिश करो, तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, वे तुम्हें बहुत प्यार करेगा, वे रणवीर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। कांची ने अपने मन में कहा, आपने सही कहा मामा, वे रणवीर और किसी नॉर्मल लड़के की तरह बिल्कुल भी नहीं, वे तो पागल और सन के इंसान है जिसे सिर्फ अपने आप से मतलब है। कांची ने अमृता जी के गोद में अपना सिर उठाते हुए अमृता जी के सामने सोफे पर बैठते हुए अमृता जी से कहा, मामा मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, जो होना होगा वे होकर रहेगा। आपको एक बात बतानी थी, सैम बता रहा था कि काव्या वापस आ रही है। काव्या का नाम सुनते ही अमृता जी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। आखिर उनकी जिंदगी 4 साल बाद वापस आ रही थी। कांची ने अमृता जी के पास से उठते हुए कहा, मामा एक और बात बतानी है आपको। काव्या के यहाँ आने से पहले मैं अपने फ्लैट में जा रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच में कोई दूरी आई। इतना कहकर कांची बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने वहां से अपने रूम की तरफ चली गई। वे 6 साल से जिस औरत को अपनी मामा कहती थी असल में उसकी मामा नहीं थी, उन्होंने 6 साल पहले कांची की जान बचाई थी। कांची के होश में आने के बाद उन्होंने कांची का ख्याल रखा था क्योंकि कांची का कोई अपना नहीं था। अमृता जी कांची को जाते देखकर कहा, एक दिन काव्या को भी तुम्हारा प्यार समझ में आएगा। रसमलाई ये दोनों भाई बहन बिल्कुल अपने बाप की तरह है, अपने सिवा वो किसी और को मेरे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं इस बार तुम्हें रोकूंगी भी नहीं, मैं नहीं चाहती इस बार काव्या तुम्हें दोबारा बेइज्जत करे। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने रूम की तरफ चली गई। कांची जब रूम में आई तो उसका फोन रिंग कर रहा था। उसने जब फोन पर देखा तो वहां सन की फ्लैश हो रहा था। फोन रिंग करते हुए कट हो गया। कांची ने फोन उठाकर देखा, काव्या इसके बीच खोल दे। कांची फोन को बेड पर फेंकते हुए अपने बैग वो क्लोजेट रूम से निकाल कर अपने सारे कपड़े अपने बैग में रखने लगी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे अब वो क्या करे। जिसके माँ बाप ने मिलकर उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था, उसका अपना कोई घर नहीं छोड़ा था, उसी माँ बाप को बेटा आज उसका हस्बैंड था, जो उन सबसे बिल्कुल अलग नहीं था बल्कि उन्हीं की तरह था। कांची ने अपना बैग पे कर बेड पर बैठते हुए, काश मुझे रणवीर ने धोखा नहीं दिया होता, काश मैं अब आपसे कभी मिली नहीं होती, काश तो शायद मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती। कांची ने बेड से फोन उठाकर सैम को फोन लगाया। सैम को कॉल लगाया तो रिंग जाते ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हो गया। सैम ने फोन रिसीव करते हुए कहा, यस मैम, बताइए मेरे लिए क्या काम है। कांची ने नॉर्मल टोन में सैम से पूछा, सैम मैंने तुमसे घर लेने के लिए कहा था ना, क्या घर मिला। सैम ने कांची से कहा, यस मैम एक घर मिला है, लेकिन वो जंगल के पास है, क्या मैं उसे फाइनल कर दूं। कांची ने सैम से कहा, हाँ कर दो, और हाँ मिस्टर राणावत के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो, कल ही मुझे मीटिंग मिस्टर राणावत से बात करनी है। सैम ने ओके कहा तो कांची ने फोन रख दिया। कांची ने एक व्हाइट टी शर्ट लिया और बाथरूम में चले गई। लगभग आधा घंटा शावर लेने के बाद उसे अच्छा लग रहा था, तो वो उस व्हाइट सी टी शर्ट में बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसके बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। कांची ने जो टी शर्ट पहनी थी उसके घुटने तक आ रही थी। कांची ने ड्रेसिंग मिरर के पास जाकर अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाया और फिर बालों का बन बनाकर उसमें पिन लगा ली। कांची ने जब आईने में देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसकी आंखें हैरानी से बाहर आने को हुई। उसका रूम साउंड प्रूफ था, वरना उसकी चीख उस पूरे विला में गूंज जाती। कांची आईने में देखकर इसलिए चीखी क्योंकि उसके बेड में काव्यांश किसी राजा की तरह बैठा सिगरेट पी रहा था। कांची के झटके से काव्यांश की तरफ पलटकर काव्यांश गुस्से से देखने लगी। काव्यांश एक्सप्रेशनलेस चेहरे से बस कांची को देखे जा रहा था। एक हफ्ता हो गया था उसने अपनी सनक को नहीं देखा था, शायद इसलिए उसके हर एक अक्स को अपनी आंखों के जरिए अपने दिल में उतार रहा था। वे बेड से उतरकर सिगरेट को अपने दो उंगलियों में फंसा हुआ कांची के करीब आने लगा। काव्यांश के हाथों में सिगरेट देख कांची को अपना हलक सूखता महसूस हुआ, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे काव्यांश से डर लग रहा था। उसके हाथों में सिगरेट को देखकर उसे उस रात का सब कुछ याद आ गया। वो दर्द, वो जलन, वो सब याद आता रही। कांची की सांसें तेज होने लगी। उसके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें नजर आने लगी। कांची डर से अपने कदम पीछे लेने लगी तो वहीं काव्यांश अपना कदम कांची की तरफ बढ़ाने लगा। कांची ने हिम्मत करते हुए पीछे जाते हुए कहा, देखो मैं कह रही हूँ रुक जाओ, वरना कांची से आगे कुछ कहती। काव्यांश ने एक झटके से कांची के हाथ को पकड़कर अपने करीब खींचकर कांची को अपनी बाहों में संभाले। उसने कांची को बहुत ही टाइट हक किया था। कांची काव्यांश को हक करने से बर्फ की तरह जम गई थी, लेकिन काव्यांश के इस तरह टाइट हक करने से उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। वे अपने दोनों हाथों से काव्यांश की कमर पकड़ काव्यांश को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन काव्यांश को तो जैसे कुछ एहसास ही नहीं हो रहा था। वे तो बस अपने जानम को गले लगाए उसकी खुशबू को खुद में भर रहा था। कांची के बालों से
सारी खुशबू उसे मदोस कर देती। कांची ने धीरे से किचकिचाते हुए कहा, किचकिचाते कहा, दूर हटो काव्यांश, दम घुट रहा है मेरा। कांची के मुंह से दम घुटते सुन काव्यांश एक झटके से कांची से दूर हो गया। कांची का दूध जैसा चेहरा चेहरे की तरह रेड हो गया था। कांची की नजर काव्यांश के हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट पर थी। काव्यांश ने जब कांची को खुद की तरफ न देखते देख कहीं और देखते देखा तो उसकी नजरों का पीछा गया। कांची की नजर अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट पर देखकर उसके होठों पर कांची तरह मुस्कुराहट आ गई। काव्यांश ने सिगरेट को कांची की तरफ किया तो कांची एक कदम पीछे हो गई। काव्यांश ने मुस्कुराते हुए सिगरेट को अपने कांची के बीच में फेंक कर अपने जूतों से मसलते हुए कहा, मेरी जान, मुझे सिगरेट से डर लग रहा है। कांची काव्यांश को नफरत और गुस्से से देख रही थी। उसे अपने सामने खड़े हुए इंसान से नफरत हो रही थी। कोई इंसान किसी को टॉर्चर करने के बाद इतना बेशर्मी के साथ कैसे मुस्कुरा सकता है। कांची ने गुस्से से काव्यांश के कॉलर को पकड़कर काव्यांश को बिल्कुल अपने करीब कर काव्यांश की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें पता है तुम बिल्कुल अपने बाप और संजय माथुर की तरह ही हो और तुम्हारी हरकतों ने ये प्रूफ कर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, खून खून की तरह होता है। उन लोगों ने भी मुझे उसी तरह टॉर्चर किया था, बस उनका रीजन अलग था और तुमने भी मुझे उसी तरह टॉर्चर किया। उसका रीजन थी तुम्हारी सनक। तुम मुझे सिगरेट से जलाकर इसे डराकर बेशरमों की तरह मुस्कुरा रही। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम्हें उन माथुर से अलग समझने की। तुम उनसे अलग नहीं हो बल्कि उन्हीं की तरह ही घटिया और गिरे हुए हैं। मेरी बातों को सुनकर तो तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा तो क्या करोगे मेरे साथ? मारोगे मुझे? मारो ना, इसके अलावा तुम और कुछ भी नहीं कर सकते। मारना ही तो आता है। तुम माथुराज को प्यार और इज्जत देना तुम माथुर के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजें एक अमीर इंसान दे सकता है और तुम माथुर दुनिया के सबसे गरीब इंसान हो। इतना कहकर कांची ने काव्यांश के गोलर को झटके से छोड़कर काव्यांश को खुद से दूर धक्का दे दिया था। वे अपने आंसू को बेरहमी से रगड़कर साफ करते हुए, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। काव्यांश हैरान था। उसे कांची से बेहद की उम्मीद नहीं थी। कांची जैसे डोर ओपन कर जाने लगी तो काव्यांश एक झटके से डोर को बंद करते हुए कांची को डोर से सटाकर उसकी कलाई पकड़कर उसके पीठ से लगाते हुए कहा, तुम किसकी जुबान बोल रही जानम? क्या तुम मान से अभी भी बात करती हो? ये जुबान मान की है, उसने भी मुझसे यही कहा था। कांची खामोश खड़ी रही। काव्यांश ने गुस्से से कांची के गाल को दबाते हुए चिल्लाते हुए पूछा, बोलो डेमट। कांची ने अपना चेहरा काव्यांश की तरफ से फेर लिया। काव्यांश ने कांची के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहा, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। तुम जानम, जब मैं प्यार से पेश आऊँ ना तो मुझे पर चिल्लाया मत करो, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। मेरे प्यार का जवाब प्यार से दिया करो, वरना मैं तुम्हारे साथ इससे भी ज्यादा बुरा पेश आऊंगा। कांची को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका जबड़ा टूट जाएगा। कांची ने भी अपने एक हाथ में से काव्यांश की ब्लैक शर्ट की कॉलर को पकड़ते हुए कहा, तुम इसके सिवा कुछ भी नहीं कर सकते, समझे? तुम मेरा प्यार डिजर्व ही नहीं करते, इसलिए मुझसे कभी उम्मीद मत करना कि मैं तुमसे प्यार से बात करूं। मैंने तुमसे प्यार से बात करने की कोशिश की, तुम्हें समझने की चाहत की थी, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे हाथों को जला दिया। अगर तुम मुझे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आना चाहिए था ना, पहले बचाना चाहिए था ना मुझे। क्यों नहीं आए? क्यों नहीं बचाया मुझे? मैं थक गई हूँ तुम्हारे इस पागलपन से। मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम एक साइको हो और मैं साइको के साथ नहीं रह सकती। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। सुना तुमने? मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मिस्टर काव्यांश रघुवंशी कांची जितनी जोर से चीख सकती थी उसने उतने ही जोर से चीख कर कहा था, काव्यांश यहाँ तो कांची से मिलने आया था। वे कुछ पल सुकून को कांची के साथ बिताना चाहता था, लेकिन कांची की बातों ने फिर से उसके मूड खराब कर दिया था। उसने गुस्से से कांची की कलाई को पकड़कर दबाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? डिवोर्स चाहिए? तो मैं जरूर दूंगा डिवोर्स, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपने हस्बैंड होने का हक तो ले लो। इतना कहकर उसने कांची को अपनी बाहों में उठाकर कांची को लाकर बेड पर पटक दिया। काव्यांश के ऐसा करने से कांची सोकर हो गई। वो बेड पर पीछे सिमटने लगी। कांची को काव्यांश को देखकर डर लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। काव्यांश ने कांची को देखते हुए अपने टाई की नोट को ढीली करते हुए अपने जैकेट को उतार कर फेंकते हुए कहा, बहुत शौक है ना मुझसे अलग होने का? मैं तुम्हारे जितना करीब आना चाहता हूँ तुम मुझे खुद से उतना ही दूर करती जा रही हो। आज मैं तुम्हारे वजूद पर अपनी छाप लगाऊंगा। आज मैं तुम्हारे नाम और वजूद पर अपनी मोहर लगाऊंगा। कांची ने नाम में गर्दन हिलाते हुए अपने कांपते होठों से टूटे फूटे लफ्ज में बोलने की कोशिश करते हुए काव्यांश कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। काव्यांश ने गुस्से से कांची को देखते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहता था जानम, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे बार बार ओपन करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम नहीं अच्छा नहीं होगा। आज जो भी कुछ तुम्हारे साथ होने वाला है उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। और वैसे भी जान, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, अपने हस्बैंड होने का हक ले रहा हूँ और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। इतना कहकर काव्यांश ने अपने शर्ट को उतारकर जमीन पर फेंक दिया। उस रूम की लाइट को डिम करके बेड पर चढ़कर कांची के पैरों को पकड़कर कांची को अपने करीब खींच लिया और फिर उसके ऊपर झुक गया। कांची चीखने और चिल्लाने लगी। वे बहुत स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन उस पर साउंड प्रूफ रूम में उसकी जी कोशिश का सुनने वाला कोई नहीं था। वे कब तक काव्यांश जैसे चट्टान से लड़ती। आखिरकार वे थमने भी थक गई। उसने खुद को काव्यांश की बाहों में बेजान सा छोड़ दिया। काव्यांश कांची के साथ अपनी मनमानी करता रहा। कुछ घंटों बाद वे थक गया और उसने अपने गुस्से को शांत कर लिया तो वे कांची को अपनी बाहों में लेकर सो गया। कांची को आज सही मायने में काव्यांश से बहुत डर महसूस हो रहा था। उसकी आंखों के कोनों से आंसू टूटकर काव्यांश के नेक और चेस्ट पर गिर रहे थे।
कामेश अपने हस्बैंड होने का हक और अपने गुस्से में कांची जैसे नन्ही सी कली को रोन दिया था। अगर एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को प्यार से नहीं सींचा जाए तो फूल खिलते हैं, लेकिन जब उसी रिश्ते को मसल दिया जाए तो वे सूखकर कांटे बन जाते हैं। आधी रात गुजरने के बाद कांची ने अपनी आंखें खोली। उसे जब पूरा यकीन हो गया कि उसके करीब सोया हुआ शैतान सो चुका है, तो वो हिम्मत करते हुए बेड से उठी और पास में गिरी हुई अपनी टी शर्ट को उठाकर पहनते हुए कॉलेज रूम में चले गई। वो कॉलेज रूम में आकर कॉलेज रूम के डोर से लगकर शीशे से रोने लगी। उसकी आंखें सूज गई। उसे अपनी बॉडी टूटती हुई महसूस हो रही थी। उसे बेहद पेन हो रहा था। उसे अपना सिर भारी से महसूस होने लगा। उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस हो रहा था। वे खुद को हिम्मत देते हुए संभालते हुए खड़ी हुई और दीवार के सहारे से कॉलेजिएट रूम में से अटैच बाथरूम में चली गई। वे धीरे धीरे एक एक कदम उठा रही थी। उसके पैर आज उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिस वजह से उसे बुखार चढ़ता जा रहा था। कांची ने बेसिन के पास आकर खुद को आईने में देखा तो उसे का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने टेप पर हाथ रख पानी को ऑन कर पानी के ठंडे छींटों को अपने मुंह पर मारने लगी ताकि वे होश में रहे। लेकिन अचानक उसका अवशेष घुमा और वो बेसुध जमीन पर गिर गई। उसका वजूद दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे डेड बॉडी हो जमीन पर गिरी हो। यूनिवर्सिटी के आरा बास्केटबॉल के ग्राउंड की सीढ़ियों पर बैठी सभी लड़कियों को बास्केटबॉल खेलते देख रही थी। उसके दिल में एक ही सवाल था कि आखिर एक लड़का अपने पेरेंट्स को ऐसा क्या दे सकता है जो एक लड़की नहीं दे सकती। उसने मिस्टर राजपूत के प्यार को पाने के लिए क्या नहीं किया। एक लड़की से लड़का बनने की कोशिश की, अपनी माँ के हर दर्द को भुलाया, लेकिन कभी मिस्टर राजपूत का बेटा नहीं बन पाई। वे यही सब सोच जा रही थी कि तभी बाल आकर उसके मुंह पर लगी। क्यारा तो पहले ही गुस्से में थी। बाल लगने की वजह से वह बिलबिला उठी। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। रणबीर ने क्यारा के पास आया जिसने लूज हाफ टी शर्ट और घुटने तक आता शॉर्ट पहना था। उसने अपनी लेडी बॉस को यहाँ पर देखकर वे काफी हैरान था। उसने मुस्कुराते हुए क्यारा से पूछा, तुम यहाँ लेडी बॉस, क्या आप मुझे मिस कर रही थी? आपने कहा था अगर मैं आपके पास दोबारा दिखा तो आप मेरी टांगे तोड़ देगी, लेकिन देखिए लगता है आपको मेरे बिना दिल नहीं लग रहा था, इसलिए आप खुद मेरे पास चलकर आ गई। क्यारा जो पहले ही गुस्से में थी, रणवीर की बात उसके गुस्से को आग में घी डालने का काम कर रहे थे। क्यारा गुस्से से सीढ़ियों से उठी और एक जोरदार थप्पड़ रणधीर के गाल पर जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि बास्केटबॉल के ग्राउंड में खेल रहे सभी लड़के ने अपनी जगह पर रुक गए और हैरानी से अपने कैप्टन को देखने लगे जिसे एक लड़के ने एक जोरदार का थप्पड़ मारा था। लड़कियां आराम से खड़े क्यारा को देख रही थी क्योंकि सभी लड़कियां जानती थी कि क्यारा को बॉयज बिल्कुल भी पसंद नहीं और इस बॉयज ने तो क्यारा को बाल मारी थी। उसके इतने करीब होकर उससे बात कर रहा था। क्यारा ने इंडेक्स फिगर रणधीर की तरफ करते हुए दांत पीसते हुए, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ, तुम मुझसे दूर हो और ये थप्पड़ मुझे बाल मारने का रिटर्न गिफ्ट है। सो कॉल्ड बॉडीगार्ड, तुम इतने बेशर्म की गलती करने के बाद मुझसे माफी मांगने की बजाय तुम मेरे साथ चिपक रहे हो। तुम लड़कों की प्रॉब्लम क्या है? समझते क्या हो खुद को? हम लड़कियां कोई चीज है क्या जिसे जैसे मन करता है हमें यूज करता है? और क्या कहा तुमने? मेरा दिल तुम्हारे बिना नहीं लग रहा था। अगर तुम मर भी रहे होते ना तभी मैं तुम्हारी जान नहीं बचाती, मरते हुए छोड़ देती। मैं कैसी लड़की हूँ जिसे मैं पसंद नहीं करती, उन्हें मैं मरते हुए देखकर भी नहीं बचाती। आइंदा से मेरे करीब आने से मुझे बकवास करने से पहले इस थप्पड़ को याद करना। रणधीर अपने गाल पर हाथ रखे हुए शौक में खड़ा था। उसे क्यारा से इतनी जोरदार थप्पड़ की उम्मीद नहीं थी। वह तो बस अपनी लड़ी बॉस से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसे क्या पता था उसकी फ्लर्टिंग उसे ही भारी पड़ जाएगी। क्यारा जब ग्राउंड से जाने लगी तो कुछ लड़कों ने क्यारा का रास्ता रोकते होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कैप्टन पर हाथ उठाने की? सॉरी बोलो एक लड़की होकर तुम्हें शर्म नहीं आई? सबके सामने एक लड़के को थप्पड़ मारते हुए उस लड़के ने रणधीर से बड़ी गलती कर दी। इस मुद्दे को भी लड़के और लड़की में डिवाइड कर दिया। क्यारा ने उस लड़के के करीब जाते हुए उस लड़की का कॉलर पकड़कर दबंगी वे में पूछा, क्या कहा तुमने? मुझे शर्म नहीं आई उस लड़के पर हाथ उठाते हो? तो सुना, हाँ नहीं आई मुझे बिल्कुल भी शर्म, क्योंकि मैं पैदा ही बेशर्म हुई थी। क्यारा की बात सुन सभी स्टूडेंट हंसने लगे। क्यारा उस लड़की की आंखों में आगे गाड़ते हुए कहा, जब तुम लड़की सड़क पर खड़े होकर लड़कियों को सीटी मारते हो, उन्हें फ्लाइंग किस करते हो, तब तुम लड़कों को शर्म नहीं आती? तब तुम लड़कों को नहीं लगता कि तुम लोग एक अकेली लड़की को परेशान कर रहे हो? तुम लोग ही है ये सब करो तो एंजॉयमेंट और एक लड़की यह सब कर दे तो बेशर्मी। इतना कहकर क्यारा ने उस लड़की को खुद से दूर धक्का दे दिया जिससे वो लड़का जमीन पर गिर गया। क्यारा ने उस लड़की को देखते हुए कहा, जो करना है कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे कैप्टन को सॉरी नहीं बोलने वाली। गलती तुम्हारे कैप्टन की थी, माफी तो उसे मांगनी चाहिए, मैं क्यों मांगू? इतना कि अगर क्यारा जाने लगी तो उस लड़की ने पीछे से क्यारा से कहा, तुम एक लड़की होकर हम लड़कों से कंपेयर कर रही हो। अगर हम लड़कों की इतनी बराबरी करनी है तो हमारे साथ बास्केटबॉल का मैच खेल कर और जीत कर दिखाओ, तब हम माने कि तुम हमसे कम नहीं हो। क्यारा के जाते हुए कदम रुक गए। क्यारा पीछे पलटी और अपने सामने ही उस लड़के को खड़े देखकर कहा, चैलेंज एक्सेप्टेड, लेकिन एक शर्त पर अगर मैं मैच जीतती हूँ तो तुम 1 महीने तक मुझे जब भी देखोगे तो सर झुकाकर मुझे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग विश करोगे और पूरी यूनिवर्सिटी की डेली सफाई भी करोगे। अगर मंजूर हो तो चलो गेम स्टार्ट करते हैं। रणधीर के भी ईगो की बात है इसलिए उसने कहा, और अगर तुम ये मैच हारते हो तो मैं 1 महीने तक
हम सभी के जूते साफ करने पड़ेंगे। क्यारे ने तुरंत कहा। मंजूर है। रणधीर शॉक्ड हो गया। उसकी लेडी बॉस वाकई सिर्फ रही थी। उसे ये भी डर नहीं था कि अगर वह हार जाएगी तो उसे उन लड़कों का 1 महीने तक जूते साफ करने पड़ेंगे। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक पल में हाँ कर दी। क्यारा ने उन सभी को देखते हुए कहा, वहीं वेट करो, मैं चेंज करके आती हूँ, सिर्फ 5 मिनट। इतना कि अगर क्यारा वहां से चले गई तो वहीं मस्ती में क्यारा का लड़कों के साथ स्केटबॉल खेलने वाली बात किसी वायरल न्यूज की तरह फैल रही थी। अग्रवाल विला सुबह 6 बजे काव्यांश आंखें बंद किए हुए कांची के साइड बेड पर अपने हाथ फेरने लगा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसकी जानम उसकी बाहों में और बेड पर नहीं तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोल बेड पर बैठ गया। वह तो रात को अपनी जानम को अपनी बाहों में लेकर सोया था, तो उसकी जानम कहाँ गायब हो गई। काव्यांश ने 5 मिनट अपने कपड़े को उठाकर पहनकर बालकनी में, रूम में, क्लोजेट रूम में, सब जगह चेक किया तो उसे कांची कहीं नहीं मिली। तभी उसे क्लोजेट रूम में अटैच वाशरूम से पानी गिरने की आवाज आई तो जल्दी से वॉशरूम में गया तो वहां का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी जानम जमीन पर बेहोश पड़ी थी। टेप का पानी तेजी से गिर रहा था। वे दौड़े कांची के पास आकर जमीन पर बैठते हुए कांची के सिर को उठाकर उसे अपनी गोद में रखते हुए कांची के गालों को थपथपाते हुए कहा, क्या हुआ जानम, होश में हो जानम। लेकिन जब उसने कांची के गालों को हाथ लगाया तो और भी ज्यादा हैरान हो गया। कांची की बॉडी बर्फ की तरह ठंडी थी और उसकी बॉडी अकड़ भी गई थी। कांची को इसी हालत में देखकर काव्यांश को अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। काव्यांश ने कांची को जल्दी से अपनी बाहों में उठाकर कॉलेज रूम से बाहर आ गया। कांची को बेड पर लेटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कांची कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। सांस भी बहुत धीरे धीरे चल रही थी। उसने अरुण को फोन करने का सोचा, लेकिन जब उसने कांची की हालत देखी तो उसने अपना इरादा बदल लिया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। उसने अपने गुस्से में अपनी जानम को कितनी तकलीफ दे दी थी। उसने सोचते हुए रूम का डोर ओपन कर बाहर आया तो अमृता जी नीचे किचन में अपने और कांची के लिए चाय बना रही थी। काव्यांश ने जल्दी से अमृता जी के पास आकर कहा, आप जल्दी से कांची को रूम में चले, वे बेहोश हो गई है। पहले तो अमृता जी ने काव्यांश को यहाँ देखकर हैरान हुई, लेकिन जब काव्यांश के मुंह से कांची का नाम नहीं सुना तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गई। उन्होंने जल्दी से गैस को बंद किया और काव्यांश के साथ कांची के रूम की तरफ चली गई। वे जल्दी से कांची के रूम में आई तो कांची का पीला पड़ा चेहरा देख और भी ज्यादा शॉक्ड हो गई। उन्होंने जब कांची के ऊपर से ब्लैंकेट हटाया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सिर पर हथौड़ा मार दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। गुस्से से उन्होंने मुट्ठी भींच ली और कांची के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया, क्योंकि कांची की बॉडी इस वक्त देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। उसकी पूरी बॉडी पर दांतों के निशान थे, उनमें जो नीले पड़ चुके थे, जगह जगह खून भी थे। ये सब देख अमृता जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने मेड से कहकर अपना फर्स्ट एड किट मंगवाया। वे जल्दी जल्दी कांची को ट्रीट करने लगी। लगभग आधे घंटे बाद कांची को चेक करने के बाद इंजेक्शन देकर उसके हाथों में वीगो लगा दिया। काव्यांश सोफे के पास से इधर उधर परेशानी से टहला था। अमृता जी जब अपना काम पूरा कर चुकी तो गुस्से से कांची के पास उठी और काव्यांश के पास जाकर उसकी कलाई पकड़कर उसे नीचे के रूम से बाहर ले जाने लगी। काव्यांश अमृता जी के बिहेवियर से हैरान था। अमृता जी ने काव्यांश के बाहर लाकर लिविंग एरिया में अपने सामने खड़ा करते हुए उसे घूरने लगी। काव्यांश ने अमृता जी को घूरते देखा। आप मुझे, काव्यांश से आगे कुछ कहता उस विला में थप्पड़ की आवाज गूंज गई। अमृता जी ने आज पहली बार काव्यांश के गाल पर थप्पड़ मारा था। काव्यांश हैरान था। वे दोबारा कुछ बोलने को कहा कि एक और थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। अमृता जी ने उस गाल पर अमृता जी ने मारा। काव्यांश ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। काव्यांश जैसे गुस्से से बोलने को हुआ, अमृता जी ने चिल्लाते हुए कहा, चुप हो जाओ एकदम, एक आवाज तुम्हारे मुंह से निकलनी नहीं चाहिए। क्या क्या तुमने उसके साथ, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो। काव्यांश से तुम्हारी वाइफ है, कोई जानवर नहीं थी जिसे तुमने ऐसा ट्रीट किया है। लोग जानवर के साथ भी इतना बुरा नहीं करते हैं जितना तुमने अपने खुद की वाइफ के साथ किया है। मुझे समझ में नहीं आता तुम मातुराज की प्रॉब्लम क्या है, समझते क्या हो औरतों को, अपनी मर्दानगी सिर्फ बिस्तर पर ही क्यों दिखाते हो। मुझे लगा ऐसा तुम उन सबसे अलग हो गए, लेकिन मैं भी गलत थी। तुम अपने पापा और बड़े पापा से बिल्कुल भी अलग नहीं हो, बल्कि उनसे भी बुरे हो। वे दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन तुमने तो अपनी वाइफ के साथ ऐसा क्या है तुम्हें उसके साथ ये सब करते हुए उस पर जरा भी रहम नहीं आया। उसकी क्या हालत बना दी तुमने। काव्यांश वो तुम्हारी बीवी थी, उसके साथ तुम जबरदस्ती कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे हो सकते हो। कांची ने बिल्कुल सही कहा था, तुम्हारे और उसके रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। तुम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बना ही नहीं हो। काव्यांश के बर्दाश्त की हद भी यहीं तक थी। उसने गुस्से से अपने बालों में अपने हाथ फेरते हुए अपने गले को मसलते हुए, हो गया आपका, यहाँ भी कुछ बचा है। मुझे समझ में नहीं आता आप सभी मुझे मेरे डर और मेरे बड़े डर से क्यों कंपेयर करते हैं। मैं उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने किसी और की बीवी के साथ जबरदस्ती नहीं किया है और ना ही मैं किसी का मर्डर किया है। तो प्लीज मुझे उनके साथ कंपेयर करना बंद कीजिए। वे मेरी बीवी है, मैं उसके साथ चाहे जैसे भी पेश आऊं। आपको उससे क्या। हाँ मैं मानता हूँ मैंने कल रात उसके साथ जबरदस्ती की, क्योंकि उसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। जब वे जानती है मैं उसके बिना नहीं रह सकता तो बार बार मुझसे दूर जाने की बात क्यों करती है। अमृता जी के बर्दाश्त की भी हद खत्म हो गई थी। उन्होंने दूसरी तरह चिल्लाते होगा, तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से कोई भी लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। काव्यांश खुद को एक बार आईने में देखो, तुम एक सन की लग रही और कौन लड़की उस लड़के के साथ रहना चाहेगी जिसके बाप ने इज्जत, उसकी माँ की इज्जत छीन ली 6 साल पहले हुई। उसका
गलतफहमी की वजह से तुमने उसे बदला लेने के लिए उससे जबरदस्ती शादी की, उसे टॉर्चर करना भी चाहा, लेकिन सब जानकर तुम्हारा इरादा बदल गया। लेकिन कांची के बारे में सोचो, 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ वे कोई गलतफहमी नहीं बल्कि एक कड़वा सच है। उसकी जिंदगी अगर जिसके साथ वे 6 साल से जी रही है, कभी तुमने उसकी साइड से सोचा कि वे जब तुम्हें देखती होगी तो उसे कैसा महसूस होता होगा? कभी तुमने सोचा कि अपनी माँ के इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जीते देखकर उसे कैसा महसूस होता होगा? कभी तुमने सोचा कि उसने अभी तक मानव माथुर को चोट क्यों नहीं पहुंचाई? वे संजय माथुर को चोट क्यों नहीं पहुंचाई? क्यों वो अभी तक खामोश है? क्यों वो हर रोज तड़प रही है? कि नहीं सोचा क्योंकि तुम अपनी सनक से फुर्सत ही नहीं मिल रही? मैं बताती हूँ, मैं खामोश क्यों हूँ, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पापा और बड़े पापा के पास उसके डेढ़ कैद है। वो आज भी उनकी कैद में कैद है। तुम्हें तो काजी से प्यार करना चाहिए था, उसे सपोर्ट करना चाहिए था, उसे खुशियां देनी चाहिए थी, लेकिन तुम खुद उसकी खुशियों के दुश्मन बन बैठे हो। मुझे तुम भी बाकी मर्द की तरह लग रहे हो जो सिर्फ औरतों की जिस्म से खेलना चाहते हैं। तुमने काजी को हासिल कर लिया ना, मिटारी ने अपने प्यास से निकल जाओ इस घर से और दोबारा यहाँ मत आना, वरना मुझे तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। कामयाब हैरान था, एक और राज उसके सामने खुला था। कामयाब को गुस्सा कहीं गायब हो चुका था। उसने नॉर्मल टोन में अमृता जी से कहा, मैं अपने जाना को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन अमृता जी अभी भी उतनी ही गुस्से में थी। उन्होंने गुस्से से कहा, क्या उसका अंतिम संस्कार करने के बाद ही यहाँ से जाओगे? कामयाब ने गुस्से से चिल्लाया। आंटी, अमृता जी ने भी उसी टोन में कहा, चिल्लाओ मत, सच यही है, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है उसके साथ, तुम जानते भी हो। कामयाब सभी एक हफ्ते के इसमें पहले हुए इंसिडेंट से भी निकल नहीं पाई थी और तुमने ये सब उसके साथ किया। कितनी तकलीफ दोगे उसे? तुम्हें कुछ आइडिया भी है? वे रातों को सोते हुए चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, क्योंकि आज तक उसके अंदर से 1 महीने की कैद का डर नहीं निकाल पाया है। उसने उस 1 महीने की कैद में अपना क्या कुछ नहीं खोया है। वे अपना सब कुछ हार बैठी है। कामयाब, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। कामयाब, प्लीज उसे टॉर्चर करना बंद करो, छोड़ दो उसको, आजाद कर दो उसे अपनी कैद से। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सनक उसकी मौत की वजह बन जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।